हमारे मेवात की, और जिन लीडरों को हम चुनेंगे, जो हमारे मेवात से जो लीडर उभर के आएंगे, क्योंकि सबसे पहले हम उनके कान पकड़ सकते हैं, हम अपना काम उनसे करवाएंगे, बाद में हम हरियाणा गवर्नमेंट के पास जाएंगे। पहले जो हमारे लीडर हम उनसे कहेंगे हमारे वहां न पानी है, न बिजली है, न एजुकेशन है, जो बेसिक चीजें हैं वही नहीं है, तो हमारा मेवात और पीछे चला जाएगा। आप लोग लड़ो, उठो और अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ो। तो हम सबसे पहले अपने भाई हजरत परवाना, जो कि अलवर से जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट हैं, इस मौके पे अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु वस्सलामु अल्लाह रसूलिल्लाह अम्मा बाद। पहले तो मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ और अपने जानिब और अपने मेवात की जानिब मैं अपनी कुछ बातें जो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, तो आप सब मुतवज्जो फरमाइए। मेरा नाम हजरत परवाना है, मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया संस्कृत डिपार्टमेंट का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मेरी पहचान मेरा गांव है और मेरा गांव मेरी मेवात है, मेरा एरिया है, जिससे मेरी पहचान है, मेरी मेवात की पहचान है। तो जो काम मेवात में आज से तकरीबन 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए, वो आज हमने अपने मैनिफेस्टो में ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये मैनिफेस्टो भाइयों ने बनाया है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये मैनिफेस्टो ऑफ मेवात, ये आई थिंक मुझे लगता है कि आज से 25-30 साल पहले ये हो जाने, क्योंकि इसमें सबसे जो पहली जो मांग है वो डिमांड यूनिवर्सिटी ऑफ मेवात है। ठीक है, लेकिन मसला क्या है, मसला क्या है, मसला ये काम हो क्यों नहीं पाए, रीजन क्या है इनका? इनका रीजन एक है कि हमारे पास मंत्री नहीं थे, हमारे पास तो एक्चुअली मुख्यमंत्री भी था सन 71 में, नवाब बरकतुल्लाह खान, हमारे पास मुख्यमंत्री थे, मिनिस्टर भी रहे हमारे। ठीक है, लेकिन मसला पता है क्या है, मसला ये है कि हम कभी उनसे सवाल नहीं कर पाए। ठीक है, और सवाल हम क्यों नहीं कर पाए, एक तो हमारे जो मेवात के अंदर सबसे बड़ी खामी है, हम रिलेशन बहुत जल्दी निकालते हैं। ठीक है, वो भाई मेरा मौसा लगता है, मेरा ताऊ लगता है, मेरा मामा लगता है वो। ठीक है, इस वजह से हम रिलेशन निकाल उनसे क्वेश्चन नहीं कर पाए। ठीक है, और जो इंसान क्वेश्चन नहीं करता है उसकी कोई नहीं मानता, उसकी कोई नहीं मानता, वो किसी का काम भी नहीं कराता। आप किसी से क्वेश्चन करो, उसके दिमाग में बात रहेगी। ठीक है, कि भाई फला बंदे ने क्वेश्चन किया है और वो इस चीज की डिमांड रखते हैं। ठीक है, वो इसकी मांग कर रहे हैं, तो वो उनको चाहिए। ठीक है, जब तक आप किसी से क्वेश्चन नहीं करोगे वो आपको कुछ नहीं देगा, ये सिस्टम है। और मेवात तो वो है, वो जमीन है जिसने योद्धा दिए हैं, और हम ये भी कह सकते हैं फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, भाई हमने ही तो दिया है वो। ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से खान का बाप इलेक्शन लड़ता है, कुछ तो होगा हमें, कुछ तो होगा तभी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है। हमने फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर दिया, हमें क्या मिला? कुछ नहीं, उम्मीदें, सिर्फ उम्मीदें, वादे, और वही चलता आ रहा है। ठीक है, और मेवात का, अगर हम मेवात के एजुकेशन रेट पे बात करें तो मेवात में एजुकेशन रेट आप मेल का मान चलो 60% के आसपास अभी हुआ, रिसेंटली लास्ट 10 ईयर में हुआ है, उससे पहले तो 33 था। ठीक है, अभी मेवात के बच्चे पढ़ने लगे हैं, थोड़ा समझने लगे हैं चीजों को, अभी रेशो आया है 60%। और अगर आप फीमेल का देखें, फीमेल का अभी भी 40% है। ठीक है, जिस तरीके से हमारी कनेक्टिविटी है, हमारी कनेक्टिविटी गुड़गांव के पास है, दिल्ली NCR के पास है। ठीक है, हम बिल्कुल राजधानी के टच में है। ठीक है, हम एजुकेशन रेशो क्या है हमारा? कुछ नहीं, ये तो नथिंग है, ऐसा समझो जैसे हम कहीं झारखंड में जाकर रह रहे हो। ठीक है, उसका मेन रीजन क्या है? क्वेश्चनिंग, सवाल, हमने सवाल नहीं किए। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमने कभी उनसे सवाल नहीं किया, कभी अपने हक ही नहीं मांगा। ठीक है, हमने क्या, हमने हमेशा खानदानी राजनीति को वो एक्सपेक्ट दिए हैं। ठीक है, हमने कभी बदलने की चाह नहीं कि हम बदलें, हम कभी सवाल करें। एजुकेशन कौन देना चाहेगा? कौन ऐसे नेता जो तुमको एजुकेशन देना चाहेगा? हम कब से मेवात यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं, कब से? आप हिसाब लगा कि मैं शायद मेरी उम्र 22 साल के आसपास है, मैं तब से देखता आ रहा हूँ। ठीक है, आप 10 साल की मेच्योरिटी मान के चल लो, कम से कम 10 या 8 साल की, तब से मेवात यूनिवर्सिटी में हमें क्या मिला? कुछ नहीं, क्योंकि पता हमने उस पुरजोर तरीके से हमने रखा ही नहीं। अब मान लो कोई बड़ा नेता मेरे खानदान में, ठीक है, मेरे किसी रिलेशन है, भाई मैं नहीं बोलता उसके आगे, पता है क्यों? क्योंकि मेरे पर्सनल हित के लिए मैं नहीं बोलता। लेकिन अगर आप सामाजिक लेवल पे देखो, ठीक है,
क्योंकि ये नस्लें आएंगी जाएंगी तबाह हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप सामाजिक लेवल पर देखते हो तो हमारे हक बनता है कि हम वो अपनी मांग रखें, ठीक है। एक जो मेरे चीज़ में मेरे दिल में जो मेरे जहन जिसको लेकर मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, ठीक है। अभी भी मैं यहाँ आने से पहले मैंने थोड़ी रिसर्च की थी, तो जब भी हम पढ़ते हैं मेवात इज द वन मोस्ट बैकवर्ड एरिया इन द इंडिया, कितनी शर्म की बात है ये, कितनी शर्म की बात है। हर बार ऐसा कोई कोशिश नहीं की, अगर मान ली सरकार आई हो, हमारे मिनिस्टर होते ही होते हैं भाई, कोई न कोई किसी सेक्टर में, आप उद्योग सेक्टर में ले लो, एजुकेशन मिनिस्ट्री में ले लो, ठीक है। हमारे डिप्टी स्पीकर तक रहे हमारे, ठीक है। और हमारा क्या हम रख नहीं पाए, ठीक है। जब ये चीजें हम पढ़ते हैं हमें पता है एक अंदर से दिल में एक होती है ना चुभन, एक चुभन से होती है कि यार हम किस वे में जा रहे हैं, दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली, ठीक है। सन 47 के अगर आप आसपास देखो तो सिर्फ जो पुरानी दिल्ली थी वो डेवलप थी, ठीक है। उसके आप तीन तरफा देखो, इधर नोएडा साइड जाओ, हरियाणा साइड जाओ, इधर पंजाब रीजन में जाओ, ठीक है। तीनों है अगर आप देखोगे एरिया, मतलब इतना डेवलपमेंट आप देखोगे भाई, सड़कें एकदम चकाचक हैं, ठीक है। स्कूलें हैं, हॉस्पिटल हैं, कॉलेज हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर की ये मानो भरमार है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ चले जाओ 40 किलोमीटर, क्या हाल है, सड़कें नहीं है। और वो सड़क जिसकी हम इतनी मेहनत से, इतनी तब्दीली से उसकी मांग कर रहे हैं, पता है आप ये मान के चलो पर ईयर तकरीबन 400 पर ईयर में 5 साल में आप ये मानो तकरीबन 400-450 लोग हमारे डेथ हो चुकी है, ठीक है। जिनमें एक साइंटिस्ट भी था, भागस गांव का था, साइंटिस्ट भी था, ठीक है। और पार्षद सरपंच में कितने लोग मर गए, ठीक है, जो जिम्मेदार लोग थे कितने मर गए। और एक ये एजुकेशन पे मेहनत हम क्यों नहीं कर पा रहे, एजुकेशन पे मेहनत हम क्यों नहीं कर, क्योंकि पता है मेहनत हमारे करने से नहीं होगी, ठीक है। हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मिनिस्टर एमएलए ये चीज चाहता है, ठीक है, कि भाई यहाँ के बच्चे पढ़े, यहाँ का क्षेत्र आगे बढ़े, ठीक है, तो वो देंगे। लेकिन वो चाहते नहीं, क्योंकि भाई उनका अपने एक लूप होल में फंस चुके हैं अपन, ठीक है। अपने दामन थाम रखा अपन ने मुख्तलिफ पार्टियों का, अपन ने मुख्तलिफ पार्टियों को दामन थाम रखा कि भाई अगर ये पार्टियां हैं तो हम जिंदा हैं, अगर ये पार्टी खत्म होगी तो हम मर जाएंगे, ठीक है। मेरे भाइयों ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आज तो 1400 साल पहले भी कबीले थे, छोटे छोटे कबीले थे, लेकिन पता अपने वजूद के लिए, अपने जमीर के लिए, ठीक है, उन्होंने मेहनत की। और आप देख लो पूरी दुनिया में हमारा नाम है, ठीक है। और जबकि हम उस क्षेत्र के साथ मेवात भाई, मेवात को इस टाइम अगर आप दीनी दुनिया से देखो तो मेरे ख्याल से दुनिया का ऐसा कोई खित्ता नहीं है जहां हमारा नाम ना हो, लोग बाग हमें जानते ना हो, ठीक है। हर एक इंसान जो किसी मतलब दीनी लाइन से जुड़ा हुआ है वो हर इंसान जानते हैं कि मेवात है, कोई जगह है, कोई बहुत अमन चैन वाली जगह है, ठीक है। लेकिन जब वो यहाँ पाते हैं क्या देखते हैं, कुछ नहीं, नथिंग भाई, कुछ नहीं है, ठीक है। ये लोग अभी हमारा के बात कर रहे हैं, हम रोड बनवाएंगे, हॉस्पिटल बन गए, सत्ता पहले भी थी इनके हाथ में, ठीक है, नहीं थी नहीं सत्ता, मिनिस्ट्री में पहले भी बैठे हुए थे। इन्होंने क्या किया हमारे लिए, भरोसा भरोसा भरोसा, उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए। तो पिछले 70 साल से मैं, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम एक ही पार्टी वोट करते आ रहे हैं, ठीक है। जो कि ये चाहता हूं कि आप पार्टी को ना देख के इंसान को वोट करी जाए, ठीक है। और अगर आप इंसान को देख के वोट करेंगे तो तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके समाज में बदलाव आएगा। और मैं चाहता हूं कि तभी मेवात में कुछ हो सकता है, ठीक है। और बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, ठीक है, लेकिन मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। बस मैं यही चाहता हूँ कि देखो मेवात को लेकर ना कोई भी अपना रिलेशन ना निकाले, ठीक है भाई। मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ रिलेशन हो जाते हैं ना, जहाँ रिलेशन हो जाते हैं वहाँ आप अपनी बात, अपने हक हुकूक से नहीं रख सकते। वो आप अपने फैमिली में देख लो, अपने समाज में देख लो, बाहर देख लो, अपन को क्या करना है, रिलेशन निकालने से पहले, ठीक है। ये मेरे थॉट है, ठीक है, मैं आप लोगों पर थोप नहीं रहा, ये मेरे थॉट है। मैं चाहता हूँ कि रिलेशन निकालने से पहले कम से कम अपने जो गरीब लोग तबका है, मेवात तो इसलिए सारे गरीब कुछ साल से इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा आया तो पैसा आया, ठीक है। तो और इंसान जो गरीब होता है ना वो एजुकेशन से होता, पैसे से नहीं होता। पैसे से अमीरी गरीबी नहीं तोली जा सकती। तब तक आपके यहाँ नहीं बैठेगी नहीं वो चीज़ें कि हाँ अपन यहाँ से अमीर हैं, ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ से अमीर होना चाहिए इंसान, और वो एजुकेशन है, ठीक है। तब तक आप अपने जीवन में एजुकेशन के बदलाव नहीं लाएगा और तब तक आप अपनी मांग नहीं करोगे। आपकी मांग कोई मांगने वाला नहीं है, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी खानदान से हो, वो नहीं मांगने जब तक आप उसकी मांग नहीं करोगे। और
इसे मुबशिर भाई, इसे ये तो यार बहुत ही लाजवाब बनाया, पर इसके बारे में यार मतलब यार क्या ही कहूँ। चलो ठीक है, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ, और कोई गलती हुई हो तो भाई दिल से माफ़ करना, बाकी अल्लाह हाफ़िज़। हजरत परवाना भाई ने बहुत ही शानदार बात कही है एजुकेशन। नेक्स्ट हमारे भाई जाहिद हारून, लॉयर डीयू, आए और अपनी बात रखें। सलाम आदाब साथियों, मैं अपनी बात एक अधूरे शेर से शुरू करना चाहूँगा। जान है तो जहान है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी गई है मेवात की मांगों को लेकर, तो उसमें जो सबसे पहले हमारी मांग है वो सिक्योरिटी ऑफ आवर लाइफ। देखिए, आप सब यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आपके वालिदैन का आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट है पूरी जिंदगी का, लेकिन होता क्या है कि जो पॉलिटिकली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो नफरत है उसको इतना बढ़ावा दे दिया गया है कि जब हम घर से निकलते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम दिल्ली पहुंच पाएंगे या नहीं, पलवल में या गुड़गांव में हम लिंच कर दिए जाए, क्या पता। तो सबसे पहले जो हमारी लाइफ है, हमारी जिंदगी है, जो क्रिमिनल लॉज है, अभी जो न्यू प्रोविजन आया है सेक्शन 103 सब क्लोज 2, तो जो क्रिमिनल लॉज है उनको ईमानदारी से स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाए, और जिन लोगों ने क्राइम किया है उनको स्ट्रिक्टली पनिश किया जाए, जिससे आवाम में एक संदेश है कि सरकार अपने जो कानून बनाए हैं उनको लेकर ईमानदार है और सरकार कुछ चेंज चाहती है। क्योंकि जिस समाज में इंसाफ नहीं होता वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता, जिस समाज में अमन नहीं होगा वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो जो पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड हेड है इसको खत्म किया जाए। आप सबको पता है कि पहलू और अकबर और इस तरह के बहुत सारे लोगों को लिंच किया गया। जुनैद था जो पढ़ने के लिए पढ़कर यहाँ दिल्ली से अपने घर जा रहा था, उसको लिंच किया गया। तो सबसे पहले अगर हमारी जान महफूज है तो इंसान उसके बाद दूसरा स्टेप सोचता है कि मैं आगे अपनी जिंदगी में कुछ करूं, अपने मकासद तय करता है, अपनी जिंदगी में एक गोल सेट करता है। अगर आप यकीन नहीं है आपको कि मैं महफूज नहीं हूं, तो आप ये सोचकर बैठ जाते हो कि यार क्या नहीं करूं, पता नहीं कब क्या हो जाए। दूसरा जो मेवात का एक सबसे बड़ा अलमिया यह है कि मेवात में जो पुलिस की ब्रूटलिटी है वो बहुत ऊंचे लेवल की है। वहां पर कोई कानून को समझता नहीं है, कुछ मानते नहीं है कानून को। अभी हमारे गांव में जब अभी न्यू वायलेंस हुआ था तो हमारे साथी थे एडवोकेट साहब, वो एक विक्टिम की उनको लेकर गए तो पुलिस उनको हॉस्पिटल से उठा कर ले गई। उसको लोगों ने भी कवर किया था। तो पुलिस वहां पर वकील होती है या फिर जो कानून के उनके सामने बात कर देता है तो पुलिस को पता नहीं क्या हो जाता है, मिर्ची लग जाती है, उनसे वो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं कि तू कहां से आ गया। और इन लोगों को दबाने में जो इस तरह के जागरूक लड़के होते हैं या फिर जो जागरूक नागरिक होते हैं, हमारे जो लीडर्स होते हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है उनको दबाने में, पुलिस का साथ देने में कि ये कहां से निकल के आ गया। तो जो पुलिस की ब्रूटलिटी है, इलीगल अरेस्ट है, जो वहां की सीआईडी वगैरह वो बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी जुर्म के किसी को भी उठाकर ले जाती है, तो इन सब चीजों को बंद किया जाए। दूसरी जो मेवात की समस्या, अभी हमारे भाई ने बता रहे थे कि मेवात में हम इतने दिनों से डिमांड कर रहे हैं कि वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो उसके जो सबसे बड़ी वजह है, मैं समझता हूं कि जो मेवात की ब्रांडिंग की गई है, कम्युनल ब्रांडिंग की गई है मेवात की, क्रिमिनल ब्रांडिंग। पता नहीं मेवात में सारे लोग क्रिमिनल्स रहते हैं, वहां पर कम्युनिज्म बहुत ज्यादा है, इस तरह से मेवात की ब्रांडिंग की गई है। जिन लोगों ने कभी अपनी जिंदगी में मेवात को एक बार भी विजिट नहीं किया वो टीवी पर बैठकर मेवात के बारे में प्रोग्राम कर देते हैं। अब जिस इलाके के बारे में लोगों के दिल में ये गुमान होगा कि उस इलाके में कम्युनिज्म बहुत ज्यादा है, क्रिमिनल्स वहां पर बहुत ज्यादा है, तो कौन वहां पर अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहेगा, कौन वहां बिजनेस करना चाहेगा। तो इस कम्युनल ब्रांडिंग को रोका जाए, क्योंकि डेटा ये दिखाता है कि मेवात में सबसे कम
मर्डर के केसेस होते हैं, सबसे कम रेप के केसेस होते हैं, डकैती मेवात में नहीं होती, स्नैचिंग मेवात में नहीं होती। और जो साइबर क्राइम का जो मसला है वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो चल रहा है, लेकिन उसकी वजह भी यही है क्योंकि मेवात को इस तरह से ग्रांट किया गया है तो मेवात के लोगों को कहीं पर कोई जॉब नहीं देता। इवन कि मैं अभी 2-3 महीने पहले ओखला में कोई रूम देने के लिए तैयार नहीं था हमको कि तुम लोग मेवात से हो, तो बाकी लोगों का हाथ तो आप समझ ही सकते हो। तो जो थोड़ा बहुत मेवात में किराया है तो उसमें भी सरकार का हाथ है कि मेवात इस तरह से ब्रांडिंग की गई है नेगेटिव वे में, क्योंकि हमको कहीं जॉब नहीं मिलते तो इंसान अपने पेट भरने के लिए तो फिर कुछ ना कुछ करेगा। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, जो किराया है उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसका एक रीजन बता रहा हूँ, ये रीजन है उसका जिसकी वजह से मेवात में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। 80% लोग जो है मेवात में देहाती इलाकों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, तो पॉवर्टी जहां पर होती है वहां पर आप सोच सकते हैं, आप सब पढ़े लिखे हैं कि क्राइम्स का आना नेचुरल इस तरह। तो इस कम्युनल ब्रांडिंग को रोका जाए। तीसरा जो एजुकेशन के बारे में अभी भाई ने बताया था कि मेवात में बहुत ज्यादा बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। मैं खुद मदरसे से आया हूँ, मैंने हाफिज़ा किया है, मैं आलिम हूँ। उसके बाद मैंने जामिया का एंट्रेंस दिया, फिर मैंने ड्यू का एंट्रेंस दिया। तो समस्या क्या है कि मेवात के मदरसों को लोग क्यों वहां पर जो है नई और जदीद तालीम को क्यों वो लोग अडॉप्ट नहीं करते? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सरकार फिर अपना अमल दखल उसमें ज्यादा कर देती है। जिस तरह से अभी हमने देखा कि वक्फ का बिल आया है, जबकि आर्टिकल 26 से कहता है कि अपनी जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज होती हैं उनको अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन सरकार के इसी अमल दखल की वजह से वो लोग सरकार के अमल दखल को नहीं चाहते मदरसों में। तो अगर सरकार उनको फुल ऑटोनॉमी दे, उनको आजादी दे, उनको ये श्योर कराए कि आप लोग अपने तरीके से अपनी प्रॉपर्टी हो और अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए आगे आए, हम आपका सहयोग करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हर मदरसे वाला इस तालीम को अपनाएगा और मदरसे के बच्चों के बारे में एक आम तासुर होता है कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि बचपन से उनको इस तरह का माहौल मिलता है कि वो जो दुश्मनियां होती हैं उनको आसानी से फेस कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र में अपने घर को छोड़ देते हैं, अपने वालिदैन को छोड़ देते हैं, तो वो हर माहौल में ढल सकते हैं और हर तरह की मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। दूसरा, जो मेवात में एजुकेशन को लेकर अभी भाई बात कर रहे थे कि अभी 2021 में हमारे जो विधायक मोहम्मद खान जी, जिनको इस टाइम पूरा हिंदुस्तान जानता है, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी की मांग की थी। उस वक्त कुंवर पाल जो वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, लेकिन यूनिवर्सिटी की डिमांड पूरी नहीं हुई। 2023 में फिर डिमांड की गई, मिनिस्टर बदल गए, मूलचंद शर्मा एजुकेशन मिनिस्टर बन गए, लेकिन मिनिस्टर बदले लेकिन हमें यूनिवर्सिटी नहीं मिली। तो लोग बदल रहे हैं, सत्ता बदल रही है, टाइम गुजर रहा है, लेकिन हमारे दोनों स्कूल नहीं हो रहे। अब बातें बहुत सारी इरिगेशन को लेकर है, पानी को लेकर है, मेवात में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, नशे को लेकर बहुत सा। दूसरा जो है बूचड़ खाने का जो अभी मेवात में बहुत ज्यादा मसला चल रहा है, तो उसके बारे में हमारे भाई डिटेल में बात करेंगे, उनके पास डेटा है, तो मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगा कि इन सब की वजह क्या है। और जो हमारे भी परमान भाई बात कर रहे थे कि हम दशकों से डिमांड्स कर रहे हैं, हम एक ही पॉलिटिकल पार्टी का दामन पकड़े हुए हैं। देखिए, वजह ये नहीं है कि हम एक ही पॉलिटिकल पार्टी का दामन पकड़े हुए हैं, वजह यह है कि हम अकाउंटेबिलिटी तय नहीं कर पाए। बहुत सारे रीजन है हिंदुस्तान में जो एक ही पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन वहां पर काम होते हैं। आप अभी मेवात के देख लीजिए, उज्जैन गांव है, वहां पर ऐसी कौन सी फैसिलिटी जो आपको नहीं मिलेगी? कॉलेज मिलेगा, स्कूल मिलेगा, बैंक, हॉस्पिटल, सब कुछ मिलेगा वहां पर।
तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है जवाबदेही तय करना, अकाउंटेबिलिटी तय करना। और जिस समाज में अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी वहां पर करप्शन होगा, वहां पर जुल्म होगा, वहां पर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी। आप सवाल कीजिए, और आप सवाल कब करेंगे? जब आपकी नीयत सही होगी। किसी मकसद को लेकर अगर आप चलोगे तो आप चीजें सही कर सकते हो। देखिए मोबाइल होता है, अगर आपका कोई मकसद नहीं है तो बहुत सारे लोग हैं जो रील्स बना रहे हैं, फहश और गंदी चीजें उस पर डाल रहे हैं जो समाज के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन इसका दूसरा इस्तेमाल भी है। बहुत सारे लोग जो इस पर टेक्निकल चीजें पोस्ट करते हैं, साइंटिफिक एजुकेशन से रिलेटेड चीजें पोस्ट करते हैं। तो मतलब ये है कि अगर आपके हाथ में चाकू है तो आप उसका दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, खरबूजा काट लीजिए या उंगली काट लीजिए। तो अगर आपका मकसद नहीं है, आपकी नीयत सही नहीं है। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं वो कोई मकसद लेकर नहीं आते, वो सिर्फ एक मकसद लेकर आते हैं कि हमें अपना पेट भरना है, अपनी जेब भरनी है, क्योंकि उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं होता। आप सब यहां पर बैठे हैं, आप सब एजुकेटेड हैं, माशाल्लाह हाईली एजुकेटेड हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो, बुखारी शरीफ की जो सबसे पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, जिसका मतलब यह है कि जो भी अमल होता है, जो भी आपके एक्शंस होते हैं, उन सब का दारोमदार, उसकी जो कामयाबी होती है उसका दारोमदार जो होता है डिपेंड करता है आपकी नीयत पर। अगर आपकी नीयत सही नहीं है तो आप चेंज नहीं ला सकते। आपका जो आप हाईली एजुकेटेड है लेकिन आपकी नीयत सही नहीं है तो आप इसको जहर बना दोगे सोसाइटी के लिए। और हम ये देख भी रहे हैं कि बहुत सारे हाईली एजुकेटेड बंदे होते हैं, पहले जो हमारे लोग होते थे वो सीधे साधे लोग होते थे, उन्हें पता नहीं होता था। लेकिन आजकल लोग तर्क देकर एक इलीगल या फिर गलत चीज को जस्टिफाई करते हैं, तो उनकी जो एजुकेशन है वो भी समाज को या फिर उनको खुद को कोई फायदा नहीं देती। टेम्परेरी उनको कोई फायदा देती कि वो भी मॉनेटरी रूप में, लेकिन समाज के लिए उनका कोई फायदा नहीं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप अपने समाज में जवाबदेही कीजिए। अब तक दिवान आप सबने देखा होगा, उसमें वो एक डायलॉग बोलते हैं जिसको आप अपनी जिंदगी का मकसद बना लीजिए। अगर जालिम आपका भाई भी हो तो आप उसके खिलाफ खड़े होइए, और मजलूम आपका दुश्मन हो तो आप उसका साथ दीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में ये उसूल अपना लेंगे तो आपका कोई रिश्तेदार हो, अभी भाई बात कर रहे थे कि हम रिलेशन में निकाले, ये नेचुरल है कि मेवाड़ में कोई हर कोई एक ना एक दूसरे से जुड़ा होता है, रिलेशन में होता है। आप अपनी रिश्तेदारों को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप अपना उसूल बनाइए, बात वाले आदमी बनिए। तो इस उसूल को अपनाइए। जालिम आपका दुश्मन हो, भाई हो तो उसके खिलाफ खड़े होइए, मजलूम आपका दुश्मन हो तो उसका साथ दीजिए, हक बोलिए, आप किसी को सपोर्ट कीजिए। और अब इलेक्शन चल रहा है, हम सब वीडियोस बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि मेवात की बातें हैं, मेवात की मांगे ये है। हम 5 साल के लिए फिर सो जाएंगे, फिर जो जीतेगा उसके पास चले जाएंगे कि मुझे भी कहीं चिपकवा दो, मुझे भी कहीं लगवा दो, मेरा भी कुछ देख लो। तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप अपना जो नजरिया है, नजरिया बनाइए। जिसका नजरिया नहीं होता वो कभी टिकता नहीं है। पहले नजरिया बनाइए, अपना स्टैंड लीजिए, जवाबदेही कीजिए समाज में, और हक के लिए बोलिए, चाहे आपका अपना सगा हो या दुश्मन हो। अपनी नीयत साफ रखें, तब जाकर समाज में चेंजेस आएंगे। बाकी मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हारून भाई। और इसके बाद हम बुलाते हैं अरबाज खान, अरबाज मेवाती। लोग स्टूडेंट जामिया मिल्लिया इस्लामिया से आए, अपनी बात पेश करें। सलाम सभी भाइयों को। यहाँ खड़े होने का मकसद हम सबको पता ही है कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं। ये मैनिफेस्टो है जो हमारी स्टूडेंट्स यूनियन ने दिया है। इसमें 23 मांगे या 23 मुद्दे कह सकते हैं आप लोग के 23 मुद्दे हैं इसमें। जो सबसे छाट कर सबसे ज़रूरी मुद्दे जो मेवात के हमें चाहिए, जो हमारी मांगे हैं, वो सब इसमें है 23। तो अब 23 की बात तो मैं यहाँ नहीं कर पाऊँगा, जैसे भाइयों ने बातें की हैं दूसरे मुद्दों की। तो मैं बात कर रहा हूँ स्लॉटर हाउसेस की।
बूचड़ खाने जो मेवात में है। अब मेरी पहचान में बताऊं, मेरा नाम अरबाज खान है, लोग मुझे अरबाज मेवाती के नाम से जानते हैं। तो मेरे लिए प्राउड की बात है कि मैं मेवाती लगाता हूं अपने नाम के आगे और लोग मेरे को इस नाम से जानते हैं हर जगह। तो क्या मेवात आज भी वो मेवात है और आने वाले 5 साल में वो मेवात वही मेवात रहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। बूचड़ खाने की बात करें, सबसे पहला मुद्दा इसमें ये आता है कि स्मेल होती है बहुत ज़्यादा, दुर्गंध, बदबू। आसपास के गांव में जहां पर भी बूचड़ खाना होगा, स्लॉटर हाउस होगा, ऐसा नहीं कि कोई कूड़े का डब्बा तो नहीं है कि सिर्फ आसपास के 1-2 घरों पे बदबू आएगी या उन्हें सिर्फ परेशानी होगी। जब हवा चलती है तो आसपास के 5 से 6 गांव तक, 10 गांव तक भी वो बदबू जाती है और वो लोग परेशान होते हैं उस चीज़ से। वहाँ पर कोई स्कूल होगा, हर बच्चा प्राइवेट स्कूल या बाहर स्कूल पढ़ाई करने नहीं जाता। हर कोई इंसान मेवात में फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है, तो गांव के लोकल स्कूल्स में बच्चे जाते हैं, एटलीस्ट वहाँ जाते ही हैं, सबको एजुकेशन चाहिए। तो बच्चे जाते हैं, वो स्लॉटर हाउस के पास अगर कोई स्कूल है किसी गांव का, वो स्कूल जा रहे हैं और उनको वहाँ परेशानी होती है, बदबू होती है, वो नहीं पढ़ पाते। ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन होगा, बदबू आएगी, नहीं बैठ सकता इंसान, थोड़ी देर बैठ जाएगा, लेकिन सुबह से शाम डेली बैठना मुसीबत की बात है। वो बच्चा अपने घर वालों को जाकर बोलेगा कि मुझे स्कूल नहीं जाना, वहाँ बदबू आती है। बच्चा कहेगा तो उसके माँ बाप वहाँ पे क्या ही बोलेंगे? बच्चा है, क्या लगेगा? माँ बाप की जुबान से एक ही चीज़ निकलेगी, या पढ़ना ही ना है, ये तो बहाना बना रहा हो। लेकिन उस बच्चे का रीज़न वैलिड है, ये चीज़ हकीकत है। स्मेल आसपास के सभी गाँवों में होती है, जिससे परेशानी हर इंसान को उठानी पड़ती है। और सिर्फ स्मेल का ही मुद्दा नहीं है इसमें, स्लॉटर हाउसेज से एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसका नाम एरोसॉल होता है। एरोसॉल से आपको टीबी होती है। टीबी कोई छोटी या मामूली बीमारी नहीं है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है जो आपके छींकने से, बात करने से, ड्रॉपलेट्स के थ्रू दूसरों तक भी पहुंचेगी। तो उससे पूरा एरिया डोमिनेट होगा, उससे सिर्फ एक इस बूचड़ खाने की वजह से। दूसरा मुद्दा इसमें आता है एम्प्लॉयमेंट का। ये कहते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम तुम्हारे यहाँ रोजगार लेकर आ रहे हैं कि इंडस्ट्री आपके यहाँ मेवात में लगेगी तो मेवात ग्रो करेगा, इंडस्ट्रीज आएंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी आपको। जितने भी बूचड़ खाने मेवात में है, मेवात में लगभग 18 से 20 बूचड़ खाने, कहीं पर भी आप देखेंगे ना 90% रेशियो एम्प्लॉयमेंट का बाहर के लोगों का है। मेवात का उसमें एम्प्लॉयमेंट मेवात के लोगों को नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं है। जितनी भी ऊंची पोस्ट है सबको बाहर का दे रहा है, बाहर के लोग हैं जिनमें है। और एम्प्लॉयमेंट से भी अगर आप लेबर दे भी देते हैं मेवात को, लेबर क्लास में ही मिलेंगे जितने मिलेंगे बेचारे जो गरीब लोग हैं, मजबूरी में जिन्हें काम करने जाना पड़ रहा है वहाँ पर, उनके साथ वो डिजीज़ भी फैलेंगी। कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो वहाँ पे वर्कर्स को होंगी। एक डिजीज़ का नाम मैं आपको बताता हूँ। एक बैक्टीरिया रिलीज होता है स्लॉटर हाउसेज से जिसका नाम एयरबोरन बैक्टीरिया है, जिससे माल्टा फीवर, आर्थराइटिस, गठिया बाय, जोड़ों का दर्द, आजकल सबकी हर इंसान को, हर 3 में से 2 लोगों को विटामिन डी की कमी है, और जिसको डी की कमी है उसको आर्थराइटिस होगा। मेवात में ये चीज़ कितनी ज़्यादा फैलेगी, ये चीज़ हम सोचते नहीं हैं। इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है हमें। ऐसे ऐसे मुद्दे हैं मेवात में जिन पर कोई रोशनी डालता ही नहीं है, ना कभी डालेगा। वो लोग चाहते ही नहीं है आप लोगों को ये बातें पता चलें। आप लोगों को पता चलेंगी तो आप मांगे करेंगे, और हम में भी कमी है कि हम मांग नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं हम पीछे ढील छोड़ देते हैं, मांग नहीं करते हैं। बूचड़ खानों के वजह से वाटर का शॉर्टेज होगा, पानी की कमी। मेवात में पहले ही पानी की कमी है, हमारे यहाँ नदियाँ नहीं है कि हमें पानी वहाँ से मिल जाए। मेवात में पानी की कमी शुरू से रही है और आज भी है। पानी की पहले ही कमी है। इरिगेशन के ऊपर पूरा मेवात निर्भर है। 80 to 90% पॉपुलेशन वहाँ पे फार्मिंग करती है, इरिगेशन पे डिपेंड है। तो जब इरिगेशन के लिए वहाँ पानी ही नहीं बचेगा, सॉइल ही नहीं बचेगी, ज़मीन ही नहीं बचेगी, तो वो लोग क्या करेंगे? इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी या घटेगी? लोगों का रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार, या छिनेगा रोज़गार? ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। पानी की खपत की अगर हम बात करें एक बूचड़ खाने की, तो वैसे तो 18 से 20 बूचड़ खाने अभी हैं मेवात में, और अभी बन रहे हैं बहुत सारे। तो उसमें 6 का डेटा मैं आपसे शेयर करूंगा, 6 बूचड़ खानों का, जिसमें से 4 फिरोजपुर झिरका की विधानसभा में आते हैं, एक पुन्हाना विधानसभा और एक नुहू विधानसभा। इन 6 का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑन एवरेज डेली
4000 भैंसें स्लॉटर होती हैं उन स्लॉटर हाउसेज में, 6 को मिलाकर, जिसमें से एक भैंस पर 1000 से 1500 लीटर पानी खर्च होता है। एक भैंस पर बता रहा हूं मैं आपको, ये 1000 से 1500 लीटर एक भैंस पर। ये सोचने में लगेगा कि यार बहुत ज्यादा नहीं है एक भैंस पे, लेकिन इतना पानी ही खर्च होता है। और दूसरी बात, 1500 आप हटा दो, उसमें हम ऑन एवरेज 1000 लीटर मान लेते हैं। 4000 भैंसे, 1000 लीटर पानी, कितना हो गया? 40 लाख लीटर एक दिन का। 40 लाख लीटर कुछ मायने रखता है, जिसमें से 2 स्लॉटर हाउसेज में भेड़ बकरी भी स्लॉटर की जाती हैं, कटती हैं बूचड़खानों में भेड़ बकरियां भी। डेली की 10,000 भेड़ बकरियां, एक भेड़ पर 200 लीटर पानी खर्च हो रहा है, भेड़ पर बकरी पर। इस हिसाब से 20 लाख लीटर पानी ये हो गया आपका एक दिन का। टोटल मिलाकर 6 के 6 बूचड़खानों में 60 लाख लीटर पानी डेली का यूज हो रहा है। मेवात के पास पानी पहले ही नहीं है। ये 60 लाख लीटर पानी डेली अगर ये ले लेंगे तो पानी बचेगा कहाँ हम लोगों के पास? तो पानी नहीं बचेगा तो ज़मीन कहाँ बचेगी खेती करने के लिए, इरिगेशन के लिए? ये चीज़ें हम सोच नहीं रहे हैं, ये लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और हमारे नेता जो हैं, या हमारे नेता नहीं है, हमारी जो विधानसभाएं हैं जो वहां से इलेक्शंस लड़ते हैं, हमारा कोई नेता नहीं है। हमारे लिए तो वो है जो हमारे लिए काम करे। हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है, हमारे लिए काम करने वाला इंसान मैटर करता है। ये लोग अगर चाहें तो बूचड़खाने रुक नहीं सकते, बिल्कुल रुक सकते हैं। लोगों को ये लगता है, मेवात की कम्युनिटी की भी दिक्कत है इसमें, कुछ कमियां हैं। जो लोग जब ये लैंड लेते हैं बूचड़खाने के लिए, जमीन खरीदते हैं, तो जमीन के रेट से वो ज्यादा पैसे मिलते हैं उनको, तो लोग उस लालच में दे भी देते हैं कि क्या ही हो रहा, हमें तो पैसा आ रहा। ऐसा नहीं है, आप लोग ही खत्म हो रहे हो, अंदर ही अंदर खोखले होते जा रहे हो इन चीजों से। ये चीज समझने की जरूरत है और इस चीज समझनी पड़ेगी। जो पानी यूज किया इन्होंने 60 लाख लीटर डेली का, आप इसको भी हटा दो, चलो ठीक है। उसके बाद पानी जो बचेगा वो पानी कंटेमिनेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं बचेगा। जो उन जानवरों से खून निकलेगा, बीमारियां होंगी, पानी होगा, उनकी चर्बी गलेगी, ये सारी चीजें सब जमीन में जाएंगी। जमीन में जाएगी तो पानी को खराब करेगी, वो पानी किसी काम का नहीं बचेगा। एक पानी का टैंकर मेवात में ट्रैक्टर से जो टैंकर आता है पानी का, 3500 से 4000 रुपए का आता है। क्या हर इंसान के लिए वो पानी का टैंकर खरीदना है लायक? बेचारा खरीद सकता है? हर इंसान नहीं खरीद सकता। हर इंसान मेवात में फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है, तो उसके लिए उसकी ज़मीन का, जो उसकी ज़मीन है उसका पानी भी उसके लिए नसीब नहीं होगा, तो फिर क्या फ़ायदा उस ज़मीन का? वो लोग ये बातें नहीं जानते हैं, अवेयरनेस कम है मेवात में, वो लोग ये चीज़ें नहीं जानते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ये चीज़ें फैलाना। और विधानसभा चुनाव में जो इलेक्शंस में खड़े हैं नेता, जितने भी विधायक के लिए, हमारी उनसे मांग है कि वो ये स्लॉटर हाउसेज, ये बूचड़खानों को बैन करें। हमें रेगुलेशंस नहीं चाहिए बिल्कुल भी कि हम इनको रेगुलेट करेंगे या इनमें अच्छे से काम होगा, हम ध्यान रखेंगे। कोई ध्यान नहीं रखता है। अभी वो कह देंगे 1 हफ्ता सब याद रखेंगे, 10 दिन याद रखेंगे, कोई याद नहीं रखेगा इसके बाद। हमें ये बिल्कुल बैन चाहिए। जितने बन चुके हैं वो बैन, और आगे बिल्कुल बैन के आगे किसी को लैंड भी नहीं दी जाएगी इस चीज़ के लिए मेवात में। और ये बूचड़खाने कभी बनेंगे ही नहीं मेवात में। और सबसे मेन चीज़ ये भी है कि जहाँ बूचड़खाना बनेगा उसके आसपास की ज़मीन के रेट गिर जाएंगे। ये लोग क्या मिथ देते हैं कि क्या अफवाह बनाते हैं कि भाई इंडस्ट्री आएगी, आपकी लैंड डेवलप होगी, आपके रेट बढ़ेंगे ज़मीनों के। बूचड़खाने के आसपास के गाँव में इतनी बदबू है, तो जो बूचड़खाने के बराबर वाला प्लॉट मान लो, आप खेत मान लो, उसमें कितनी बदबू होगी? क्या कोई स्कूल बनाना चाहेगा तो स्कूल बनाएगा? वहाँ बच्चे पढ़ने जाएंगे? किसी को वहाँ घर बनाना होगा, कोई घर बना सकता है वहाँ पर? नहीं बना सकता। तो जब उस ज़मीन को कोई खरीदेगा नहीं ना, तो उस ज़मीन के रेट गिरेंगे। एक बूचड़खाने की वजह से आप ये सोचो कितनी जगह का रेट गिरेगा। इस वजह से हमारी मांग बस यही है कि इन बूचड़खानों को बैन किया जाए मेवात से बिल्कुल भी, और आगे भी कोई भी बूचड़खाना ना बने, इस पर रोक लगे। और अगर ये जो नेता बनेंगे, विधायक बनेंगे इन चुनाव में, अगर ये इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं या कोई कदम नहीं उठाते हैं,
तो हम इसके खिलाफ कड़ा प्रदर्शन करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि इसके खिलाफ वो एक्शन लें अगले 6 महीने में ही। हम 5 साल का इंतज़ार नहीं करेंगे कि अगले इलेक्शंस में हम इनको जवाब देंगे। इलेक्शंस के रिजल्ट के 6 महीने बाद, 6 महीने के अंदर अंदर हमें रिजल्ट्स चाहिए, वरना हम इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ग्राउंड लेवल पर भी, सोशल मीडिया से भी, जहाँ जहाँ हमसे हो पाएगा हम बिल्कुल करेंगे। हमारी मांगें हमें पूरी चाहिए। और एक शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। 2019 में जामिया के ही कॉलेज के मंच में एक मैंने ये शेर कहा था और ये हकीकत है कि ना किसी हमसफ़र ना किसी हमनशी से निकलेगा, ना किसी हमसफ़र ना किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, हम ही से निकलेगा, हम ही से निकलेगा। तो जब तक हम खुद लोग इन चीज़ों पर आवाज़ नहीं उठाएंगे, काम नहीं करेंगे ना, मांग नहीं करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। किसी का चाचा लगता है, कोई विधायक फूफा लगता है, बिरादरी का है, हमारी गोद का है, इन सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है, सच में आगे बढ़ना है, सिर्फ किसी विधायक का भतीजा, भांजा या रिश्तेदार होना काफ़ी नहीं है। मेवात खत्म हो जाएगा अंदर ही अंदर। आने वाले 5 साल में डेटा ये कहता है कि आने वाले 5 साल में मेवात सबसे बुरा इलाका हो जाएगा पूरे इंडिया का। काला पानी की सज़ा जैसी मेवात की ज़िंदगी हो जाएगी। आप काला पानी की सज़ा समझते हैं, बहुत बहुत बुरी टैगलाइन मिली है, मतलब एक तरीके से आने वाले 5 साल में, सिर्फ 5 साल। तो अभी अगर इस पर रोक नहीं लगी तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। इसलिए हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। शुक्रिया।